अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी और प्रोग्राम में एक बड़ी अहम खबर इस वक्त हम शेयर कर रहे हैं। उसे आगाज़ करे जा रहे हैं कि पाकिस्तान में ईरान के वज़ीर ख़ारिजा जो हैं वो 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर आज पहुंच चुके हैं। बड़ा अहम ये उनका दौरा है। आलमी मंजरनामे में भी इसकी बहुत अहमियत है, दुनिया की नज़रें भी इस पर हैं। बहरहाल पाकिस्तान और ईरान के दरीना ताल्लुकात हैं, तारीख़ी ताल्लुकात हैं, मजहबी और कल्चरल जो तमाम टाइज़ हैं वो हम आपस में शेयर करते हैं और जितनी कुर्बत है अवाम में भी वो यकीनन उस पर जो है कोई इसमें शक नहीं है। बहरहाल ये दौरा जो है वो बहुत अहम है। बड़ी अहम मीटिंग्स जो हैं वो शेड्यूल्ड हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से ईरानी वज़ीर ख़ारिजा की मुलाकात होगी, फिर नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार साहब से भी उनकी मुलाकात जो है वो शेड्यूल्ड है। और ओवरऑल भी हम दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत, तवानाई समेत जो दीगर शोबे हैं उसमें अपना ताउन भी बढ़ाना चाहते हैं और ट्रेड वॉल्यूम भी बढ़ाना चाहते हैं। इस वक्त हम $2 अरब से ज़ायद हमारा ट्रेड वॉल्यूम है ईरान के साथ। हम ये चाहते हैं कि इसमें इजाफ़ा किया जाए। आपको याद होगा कि 2024 में अप्रैल में जब उस वक्त के ईरान के सदर मरहूम इब्राहिम रईसी 3 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान आए थे तो तब इस बात पर इत्तेफाक किया गया था कि दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत का हजम जो है वो बढ़ाना चाहिए, उसमें इजाफा होना चाहिए। $10 अरब के लगभग जो है वो इत्तेफाक किया गया था कि इतना जो है वो तिजारत का हजम ज़रूर होना चाहिए और इसमें सिक्योरिटी, साइंस और टेक्नोलॉजी और इसके अलावा दीगर भी शोबे थे, उसमें आपस में ताउन बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ याददाश्तों पर भी दस्तखत किए गए थे। ये उसी दौरे का एक तसलसल समझा जा सकता है। अब चूँकि हम ये चाहते हैं कि ज़रा जिस तरह से चीज़ें तब्दील हो रही हैं और पाकिस्तान SCO के बाद से मरकज़ निगाह बना हुआ है, हमारी अहमियत जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इस चीज़ को अब हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं और हम ये चाहते हैं कि वो तमाम तर ममालिक जहाँ से हम ट्रेड वॉल्यूम में इजाफ़ा हो सकता है, जहाँ हमारे ताल्लुकात ऑलरेडी बहुत अच्छे इस्लामी ख़ास तौर पर जो ममालिक हैं उनके साथ हमें मज़ीद आगे बढ़ना चाहिए। वज़ीर आज़म साहब अभी सऊदी अरब में भी मौजूद थे, फिर वो कतर भी गए। ये सारी चीज़ें जो हैं वो उसी का एक हिस्सा है, उसी प्लानिंग का कि हम ये चाहते हैं कि दुनिया को अपनी तरफ मुतवज्जह करें और ख़ास तौर पर जो इस्लामी ममालिक हैं उनके साथ मिलकर हमें आगे बढ़ना है और अपने मौशी मसाइल को हल करना है। इसी के कॉन्टेक्स्ट में हम देखेंगे, अभी बाकी ख़बरें तो मज़ीद आएँगी जब ये मीटिंग्स वगैरह होंगी, लेकिन हम कुछ तारीख़ी पस मंज़र पर बात कर लेते हैं और ओवरऑल हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं इसके हवाले से हम चाहेंगे प्रोग्राम में बात करें। मेरे साथ जो पैनलिस्ट मौजूद हैं उनका इंट्रोडक्शन आपसे करा देते हैं। हाफिज़ ताहिर खलील साहब, रशीद साफ़ी साहब, डॉक्टर फ़ारूक आदिल साहब, शनीला मार साहिबा मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पैनल का हिस्सा। आप सबका बहुत शुक्रिया। हाफिज़ साहब, मैं आपसे आगाज़ करना चाहूँगी। एक तो ओवरऑल जो हम तारीख़ी पस मंज़र की बात कर रहे हैं, ज़रा उस पर भी रोशनी डालिएगा और ये दौरा कितनी अहमियत का हामिल है। यकीनन नाहिद, ईरान के वज़ीर ख़ारिजा सैयद अब्बास 2 रोज़ा दौरे पर आज पाकिस्तान पहुँचे हैं। आलमी मंजरनामे में और ख़ित्ते की सूरत हाल के तनाजुर में अगर इस दौरे को देखा जाए तो यकीनन ये इसकी अहमियत जो है वो बहुत नुमायाँ हो जाती है। क्योंकि ईरान के वज़ीर ख़ारिजा के पाकिस्तान के दौरे से पहले एक बड़ा इवेंट हुआ जिसमें सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारिजा और ईरान के वज़ीर ख़ारिजा के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ और प्रिंस फरहान बिन फैसल बिन फरहान जो सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारिजा हैं उन्होंने टेलीफोन किया ईरान के वज़ीर ख़ारिजा को और ख़ित्ते की जो सिक्योरिटी सूरत हाल बिगड़ रही है, ख़ास तौर पर फ़लस्तीन में इसराइली जारियत के बाद से उसके असरात और उसके असरात से बचने के तरीक़ेकार, इस पर उनका तबादला ख्याल हुआ। पाकिस्तान में ईरान के वज़ीर ख़ारिजा का दौरा इसलिए भी अहमियत, देखें दोनों मुल्कों के दरमियान ईरान उन मुल्कों में शामिल था जिसने सबसे पहले पाकिस्तान को तस्लीम किया और उसके बाद से चूँकि हमारी 600 किलोमीटर से ज़्यादा हमारा बॉर्डर मुश्तरका बॉर्डर है और इस बॉर्डर की अहमियत इसलिए भी ज़्यादा है कि पाकिस्तान से ज़ायरीन की बड़ी तादाद जो है ईरान जाती है और ईरान में उनको ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें फ़राहम की जाती हैं। और एक और जो बड़ा मसला है वो है बॉर्डर ट्रेडिंग का। पाकिस्तान और ईरान ने रिसेंट जब प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी ने दौरा किया था उससे पहले दोनों मुल्कों के दरमियान बॉर्डर ट्रेड को फ़रोग़ देने के लिए कुछ इक़दामात हुए थे और पाकिस्तान ने भी उसमें एग्री किया था। मियाँ शहबाज शरीफ और इब्राहिम रईसी दोनों ने विज़िट किया बॉर्डर का और वहाँ नए जो है एवेन्यूज़ खोले। उसकी वजह ये थी कि वहाँ से ताकि गैर कानूनी स्मगलिंग हो रही है उसको उसकी हौसला शिकनी की जाए और तिजारत को फ़रोग़ दिया जाए दोनों मुल्कों के दरमियान मुश्तरका तिजारत को। और इस लिहाज से अब ईरान के वज़ीर ख़ारिजा का दौरा जो है
उसको इसलिए भी अहम करार दिया जा सकता है कि गज़ा में फ़लस्तीनियों का जो नस्ल कुशी की जा रही है उस पर पाकिस्तान और ईरान दोनों का मौक़िफ़ न सिर्फ यकसा है बल्कि पाकिस्तान ने जिस तरह से आलमी फोरम्स पर अहले फ़लस्तीन के हक़ में आवाज़ बुलंद की है, फ़लस्तीन में जारी नस्ल कुशी को ख़त्म करने के लिए आलमी बिरादरी पर जोर दिया है। ईरान जो है उसके हम कदम रहा है हम और उसका साथ दिया है और दोनों ममालिक जो हैं आलमी फोरम्स पर मुश्तरका जो है सियासी मसाइल को उजागर करते रहे। इस लिहाज से ईरान के वज़ीर ख़ारजा का दौरा हम समझते हैं कि पाकिस्तानी क़यादत के साथ जो बातचीत होगी उसमें न सिर्फ खित्ते की सिक्योरिटी के मामलात हैं बल्कि आलमी सूरत हाल जिसकी वजह से आलमी अमन को भी ख़तरात दरपेश हैं उस पर बातचीत होगी और उसके नतीजे में बेहतर जो है वो अमन के लिए बेहतर रास्ते तलाश किए जा सकेंगे। ठीक है। अच्छा साफ़ी साहब, अगर वैसे मजमूई तौर पर देखें दुनिया भर की नज़रें हैं, बड़ा अहम ये दौरा है, आलमी मंजरनामे में इसकी क्या अहमियत है और पाकिस्तान में इसकी क्या अहमियत है, ये दो बड़े अहम सवालात हैं। मैं ये चाहूँगी कि इन दोनों को एड्रेस कीजिएगा। शुक्रिया नाहिद। एक तो आलमी मंजरनामे की एक जो तस्वीर कुशी की है हाफिज़ साहब ने, मुझे उससे इत्तेफाक है। उस तनाजुर में इस दौरे की अहमियत अपनी जगह पे है, लेकिन जो डोमेस्टिकली और पाकिस्तान के अंदरूनी और बायलेटरली ईरान और पाकिस्तान के बीच में ताल्लुकात है उसके पस मंज़र में इस दौरे की अहमियत भी मुसलमा है। मरहूम रईसी साहब जब तशरीफ़ लाए थे तो उन्होंने बहुत सारे इनिशिएटिव पाकिस्तान के साथ लिए थे और अब ये उसी के तसलसल है। आप नोट कर रही होंगी कि इस सीओ में भी ईरानी वज़ीर आज़म पाकिस्तान तशरीफ़ लाए थे और अब उसके बाद उनका वज़ीर ख़ारजा फौरी तौर पर पाकिस्तान पहुँचे हैं। तो ईरान की नज़र में पाकिस्तान की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि सदर इब्राहिम रईसी की आमद, बदकिस्मती से उनकी वो शहादत हुई और उसके बाद फिर इस सीओ में ईरान की भरपूर शिरकत और अब वज़ीर ख़ारजा की पाकिस्तान आमद 2 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद में मौजूद है। तो ये इस बात की गमाज़ी है कि ईरान की नज़र में पाकिस्तान की अहमियत ज़्यादा है और पाकिस्तान की नज़र में ईरान की अहमियत भी कम नहीं है। अब देखिए ईरान और पाकिस्तान एक दूसरे के साथ कोई 909 किलोमीटर सरहद शेयर करता है जो इक़्तिसादी लिहाज से, तिजारती लिहाज से और एक दूसरे के साथ राब्तों के लिहाज से दोनों मुल्कों के लिए इंतहाई अहमियत का सरहद है। इसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि दोनों ममालिक को एक जैसे मसाइल का सामना है। सरहदी दरअंदाजी के शिकायत है ईरान को भी मुख्तलिफ़ मुल्कों से और पाकिस्तान को भी। तो ये दोनों मुल्क जब ये 900 से ऊपर 900 किलोमीटर से ज़ायद का जो रकबा है इस पे अगर दोनों ममालिक के बीच में शरकतदारी आगे बढ़ती है, सिक्योरिटी की हालत को काबू किया जाता है, ईरानी बलूचिस्तान और पाकिस्तानी बलूचिस्तान में अगर हालात दुरुस्त होते हैं और समंदर के रास्ते पाकिस्तान और ईरान वैसे भी हमेशा से एक दूसरे के साथ जुड़ा रहता है, तो आप यकीन जानें जो मरहूम रईसी साहब ने फरमाया था कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान अगर इस सरहद को पुरअमन किया जाए और इसको तिजारती और इक़्तिसादी मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाए तो शायद इन दोनों मुल्कों को दूसरे ममालिक का बहुत कम ज़रूरत पेश आए। अब तिजारत वहाँ पे हो रही है लेकिन बहुत कम है। इस दौरे के नतीजे हम तवक्को रख रहे हैं कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान इस सरहदी तिजारत में इजाफ़ा होगा। पाकिस्तान की एनर्जी की ज़रूरतें ईरान से बआसानी पूरी हो सकती है अगर आलमी पाबंदियाँ ना हो। पाक ईरान गैस पाइपलाइन का मंसूबा काफ़ी मुद्दत से ज़ेर इल्तिवा है, पाकिस्तान की ख्वाहिश है, ईरान की भी ख्वाहिश है, लेकिन आलमी बंदिशों की वजह से वो मंसूबा आगे नहीं बढ़ रहा। दूसरा गवादर पोर्ट के साथ जो है, यानी इस वक्त भी गवादर में बहुत सारी जो है वहाँ की तवानाई की ज़रूरत स्पेशली बिजली की शक्ल में ईरान से सप्लाई काफ़ी हद तक हो रही है। उसको अगर मज़ीद बढ़ावा दिया जाए तो बिजली का जो पाकिस्तान में कमी है, स्पेशली बलूचिस्तान में जो कमी है, वो ईरान से बआसानी पूरी की जा सकती है। इसके अलावा आपने ख़ुद जिक्र किया पाकिस्तान और ईरान के माबैन उख़ुवत भाईचारे मज़हब का एक ऐसा लाजवाल रिश्ता मौजूद है जिसने दोनों मुल्कों को कई जो आलमी मंजरनामे के उतार चढ़ाव होते उसके बावजूद ये ममालिक एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, दूसरे के साथ अक़ीदत और एहतराम के रिश्ते में दोनों के बीच में एहतराम और अक़ीदत के रिश्ते मौजूद है।
और हम यही तवक्को कर रहे हैं कि ये जो ईरानी वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान में मौजूद है, जो इस ओहदे पे आने के बाद पहली दफ़ा पाकिस्तान आए हैं, और जब उनके पाकिस्तान की आला क़यादत से मुलाकात होगी तो सिक्योरिटी, तिजारत और पीपल टू पीपल जो कॉन्टेक्ट्स है उसमें पाकिस्तान और ईरान के दरमियान मज़ीद पेशरफ्त होगी और दोनों ममालिक के दरमियान दोस्ती और भाईचारे का जो रिश्ता है मज़ीद मजबूत होगा। ठीक है डॉक्टर साहब, अगर मौशी और सियासी अहमियत देखें इस दौरे की, बहुत ज़्यादा है, बहुत अफादियत है, बहुत सिग्निफिकेंट ये विज़िट है इस वक्त। हमारे यहाँ जो पोटेंशल्स हैं वो उस पोटेंशियल को हम अच्छी तरह समझते हैं और अब हम ये सारी चीज़ें दुनिया को बता भी रहे हैं। वज़ीर आज़म साहब पिछले दिनों भी हमने देखा कि सऊदी अरब में कॉन्फ्रेंस में शरीक थे और उन्होंने जहाँ जहाँ जिस जिस सेक्टर में पोटेंशियल थी और जो हम रिफॉर्म्स कर रहे हैं बड़ा उन्होंने खुलकर बताया ताकि हमारी जो सलाहियतें हैं वो लोगों के सामने हम शोकेस कर सकें कि कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट हो सकती है। इस तनाजुर में चाहूँगी मैं कि ईरान के हवाले से बताइएगा और हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्या है ईरान के साथ आगे बढ़ने में। शुक्रिया नाहिद। देखें जो तफसीलात सामने आ गई उसमें अब मज़ीद इजाफ़ा क्या करना, मैं गुजारिश ये करता हूँ कि इस दौरे को दो तरह से देखना चाहिए। एक पाकिस्तान की दाखिली सूरत हाल और जो बैनुल-अक़वामी सूरत हाल। उसमें दाखिली सूरत हाल क्या है? दाखिली सूरत हाल यह है कि एक ज़माना था कि पाकिस्तान का वज़ीर आज़म किसी दोस्त मुल्क के तैयारे में बैरूनी दौरे पे जाता था और वापस कमर्शियल फ़्लाइट पे आता था। ठीक, ये क्या था? ये वो तर्ज़ अमल था जिसने दोस्तों को दूर कर दिया और मुल्क के अंदर भी ख़राबी पैदा हुई, उससे मुल्क के बाहर भी ख़राबी पैदा हुई। इस चीज़ पर पाकिस्तान ने काबू पाया बड़ी मेहनत से और तवज्जो से। नतीजा ये निकला कि आपके साथ मामलात स्ट्रीम लाइन होते चले जा रहे हैं। ठीक। और उसके नतीजे में पाकिस्तान अपनी मुस्लिम उम्मा में ख़ास तौर पर और थर्ड वर्ल्ड में और इस एरिया में अपनी उस मरकज़ियत की तरफ वापस आ रहा है जिसका इजहार अभी यानी ईरान के वज़ीर आज़म के सदर के दौरे से हुआ, फिर अभी उनके वज़ीर ख़ारजा आए हैं, फिर SC हुई। और आप ये देखें कि मुसलसल यानी ये सरगर्मी जारी है, डेलीगेशंस आ रहे हैं, यहाँ से डेलीगेशंस जा रहे हैं। ऐसा तो आपने कभी नहीं देखा गुज़श्ता 5-6 साल में। तो एक तो उसका पहलू ये है। दूसरे 2-3 पहलू और हैं। मिसाल के तौर पर इस खित्ते में एक नई अंडरस्टैंडिंग जन्म ले रही है। वो नई अंडरस्टैंडिंग क्या है? आप इसमें देखें ईरान को, उसमें देखें पाकिस्तान को, सऊदी अरब को और चीन को। इन लोगों ने एक नया बैलेंस क्रिएट किया है ताकि खित्ते के अंदर जो इम्बैलेंस पैदा हुए हैं बैरूनी मुदाखलत से और माजी की तलखियों की वजह से, उसको दूर करने के ज़िम्मे में। यानी अभी जिक्र किया हाफिज़ साहब ने कि यहाँ आने से पहले सऊदी वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोन था ईरान के वज़ीर ख़ारजा को। पहले कभी आपने सोचा, कभी सुना आपने कि सऊदी अरब और ईरान के दरमियान इस तरह से इस तरह की राब्ते हुए हों, इस तरह की मुशावरत हुई हो? तो ये कैसे मुमकिन हुआ? ये पाकिस्तान और चीन था जिनकी वजह से ये मुमकिन हुआ। तो ये एक नया यानी एक अंडरस्टैंडिंग है और ये नया एक बैलेंस क्रिएट हो रहा है और इसका मरकज़ी नुक्ता जो है वो पाकिस्तान उसको फराहम कर रहा है। बाकी जो तिजारत है वो अपनी जगह पर दो तरफा तावन और एक दूसरे पे इन्हिसार, ख़ास तौर पर ये तवानाई के शोबाजात में, ये अपनी जगह अहमियत रखता है। लेकिन जो इसराइल ने अब ताज़ा हमला किया ईरान ने, उसके बाद आप ये देखिए कि ईरान ने दुनिया भर से राब्ते किए होंगे, लेकिन दौरा वो पाकिस्तान का कर रहा है। वो हमें इस पर एतमाद में ले रहा है, हमें ये बता रहा है कि ये हमारे साथ मसाइल पैदा हुए हैं। हम मशवरा करते हैं कि हम इस उम्मत मुस्लिमा को और इंसानियत को ये जो जाहिरियत हो रही है इसराइल की तरफ से और ख़ास तौर पे जो गज़ा में उन्होंने और फ़लस्तीन में जुल्म ढाया है, उस सिलसिले में हम क्या कर सकते हैं, हमारा क्या एक नुक्ता नज़र होना चाहिए बिल इत्तेफाक जिससे ये मसाइल हल हो सके। तो ये वो पाकिस्तान का कायदाना नुक्ता नज़र। आपको याद होगा कि 1974 में जब इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस लाहौर में हुई तो उस मौके पर जैसे पाकिस्तान इमर्ज हुआ, जैसे पाकिस्तान की क़यादत को पूरी मुस्लिम दुनिया में कबूल किया गया, ना मुस्लिम दुनिया में नहीं पूरी दुनिया में तस्लीम किया गया। अब आप ये देखें कि बतदरीज पाकिस्तान अपने उसी किरदार की तरफ वापस लौट रहा है और यही इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और सबसे बड़ी अहमियत है इस दौरे की।
ठीक है शनीला, मैं चाहूँगी कि इसी में ऐड कीजिएगा ओवरऑल भी जो हम अपॉर्चुनिटीज़ की पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, दरीना ताल्लुकात हैं, तारीखी ताल्लुकात हैं, फिर मजहबी तौर पर भी बहुत हम करीब हैं एक दूसरे के। देखिए नाहिद, पाकिस्तान की जब से ये हुकूमत आई है ना, उसकी कोशिश तो ये रही है कि कनेक्टिविटी बढ़ानी है और वो भी हमसाया ममालिक के साथ। तो इस सिलसिले में आप देखें कि कभी सेंट्रल एशिया के ममालिक का दौरा हो रहा है, कभी उनके यहाँ पे आ रहे होते हैं सरबराहान, चाइना के साथ ताल्लुकात हो रहे हैं, रूस के साथ ताल्लुकात बेहतर किए जाते हैं। तो ईरान तो हमारे बॉर्डर पे है ना, हमारा उनका हमसाया ताल्लुकात है। दोनों मुल्कों के अंदर दहशतगर्दी का भी मामला है, तो हमें बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्दी का मामला दरपेश है। तो दोनों ममालिक अगर एक दूसरे के साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग करें, एक दूसरे के साथ ताउन करें, तो दोनों ममालिक अपने मुल्क के अंदर दहशतगर्दी पे भी काबू पा सकते हैं। फिर गवादर के अंदर 100 मेगावाट बिजली जो है वो हम इंपोर्ट कर रहे हैं ईरान से। अगर ये पाबंदियां ना हों और पाकिस्तान को तवानाई की ज़रूरत ईरान से पूरी करनी पड़े, जैसे गैस हो गया, पेट्रोल हो गया, बिजली की हो गई, तो बहुत हद तक हमारे जो ज़र मुबादला के ज़ाहिर उस जो हमारा इंपोर्ट बिल है वो कम हो जाए और हमारे ज़र मुबादला के ज़ाहिर जो मुस्तहकम हो जाए। तो इस पाकिस्तान इस सिलसिले में ये कर सकता है कि देखिए जैसे भारत या जो तुर्की है उन्होंने बार्टर सिस्टम किया हुआ जो कि आपकी पाबंदियों के तहत नहीं आता। तो पाकिस्तान भी अगर ईरान के साथ बार्टर सिस्टम कर ले कि कुछ हम चीजें उनको दें, उनकी तरफ से लें, तो हमारी तवानाई की बहुत सी जरूरियात पूरी हो और हमारे बहुत से मसाइल जो वो हल हो जाए। ईरान के साथ हमारे कल्चर ताल्लुकात भी बहुत अच्छा है, क्योंकि देखिए पाकिस्तान के अंदर फारसी पढ़ाई जाती है और पार्टीशन से पहले जो मुगलिया दौर था फारसी ही यहाँ पे ज़ुबान होती थी, और अभी भी पाकिस्तान के अंदर बहुत से जो लोग हैं वो फारसी बहुत अच्छी बोली जाती है और यहाँ से स्टूडेंट वहाँ जाते हैं, वहाँ से स्टूडेंट यहाँ पे आते हैं। मतलब यहाँ की अगर यूनिवर्सिटियों में आप जहाँ पे फारसी में अगर मास्टर्स करने जाएं तो ईरान के बहुत से स्टूडेंट आपके साथ वहाँ पे आपको मिल रहे होते हैं। कल्चर एक्सचेंज होता है, यहाँ से सहाफ़ी वहाँ पे जाते हैं, वहाँ से सहाफ़ी यहाँ पे आते हैं। ये हमारा मतलब इस्लामी मुल्क है, कल्चर ताल्लुकात उनके साथ हैं और दूसरी और तजारत अगर उनके साथ बढ़ा दी जाए, दहशतगर्दी पर उनके साथ काबू पा जाएगा, तो बहुत से मसले जो हैं वो हल हो सकते हैं। तो जो एससीओ का फोरम है वो यही है कि जो ममालिक के आपस में ताल्लुकात जो हैं वो कायम करें, लेकिन उसमें ये है कि वो जो डिसबैलेंस आया हुआ है ना दुनिया के अंदर की यकतरफा तौर पर पाबंदियां लगा दी जाती हैं या किसी मुल्क के साथ ताल्लुकात जो है वो ख़राब कर दिया जाते हैं, तो उनको बेहतर करने के लिए पाकिस्तान इस वक्त एक मरकजी किरदार अदा कर रहा है कि चाइना के साथ मिलकर रूस और सऊदी अरब के ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं, रशिया के साथ ताल्लुकात हम बेहतर करें, सेंट्रल एशिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करें। तो ये विजन है जो वज़ीर आज़म का कि हमने अपनी इकॉनमी को बेहतर करना, अपने हाजा ताल्लुकात को बेहतर करना, उसी सिलसिले में ये दौरा जो बहुत अहमियत का हामिल है। ऑब्वियसली इसकी बहुत सिग्निफिकेंस है और जब ये आगे चीज़ें बढ़ेंगी, मीटिंग्स होंगी, तो उसमें मज़ीद चीज़ें भी सामने आएंगी, उस पर हम बात करेंगे। अभी मुझे एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। कौमी असम्बली का बहुत अहम इजलास आज हुआ है और जो बिल्स इसमें पास हुए हैं उस पर हमें बात करनी है, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। और नाजरीन, हम जो बात कर रहे थे कौमी असम्बली के बड़े अहम इजलास की, उसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब भी मौजूद थे। इस इजलास में उन्होंने शिरकत की है। बहरहाल जो सारी कार्रवाई हुई है और अपोजिशन का जो किरदार रहा है वो चीज़ें भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अब इस वक्त की खबर यह है कि कौमी असम्बली ने आज 6 बिलों की मंजूरी दे दी है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2024 मंजूर किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद में इजाफे का बिल भी मंजूर हो चुका है। आर्मी एक्ट तरमीमी बिल भी कसरत राय से मंजूर हो चुका है। पाकिस्तान एयरफोर्स तरमीमी एक्ट 2024 कसरत राय से मंजूर हुआ और पाकिस्तान नेवी एक्ट तरमीमी बिल 2024 जो है वो भी मंजूर हो चुका है। पाकिस्तान एयरफोर्स तरमीमी बिल 2024 के हवाले से जो हम बात कर रहे थे वो भी मंजूर हो चुका है। अब ओवरऑल हम ये बात करेंगे, कौमी असम्बली ने आर्मी एक्ट 1952 में जो मज़ीद तरमीम का बिल जो था वो भी कसरत राय से जो है वो मंजूर कर लिया है। और कौमी असम्बली में जो आज की सारी कार्रवाई रही उसके हवाले से हम बात करेंगे। जजेस की तादाद में जो इजाफे का बिल पेश किया गया था, ओवरऑल ये सारी चीज़ें जो 6 बिल मंजूर हुए हैं इसकी ज़रा सारी डिटेल्स पे, इसका इम्पैक्ट और इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, इस पर हम बात करेंगे। हाफिज़ साहब, मैं चाहूँगी कि ज़रा हमें बताइएगा, एक तो आज की जो कार्रवाई है उसके हवाले से ज़रा हमें तफसीली तौर पर आज यकीनन पाकिस्तान की पार्लियामेंट्री हिस्ट्री का ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट दिन था कि 26वीं आइनी तरमीम की मंजूरी के बाद आज जो अहम कानून साजी हुई है
ये इस लिहाज से बड़ी अहमियत के हामिल है कि इसके बड़े दूर रस असरात मुरतब होंगे पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में और पाकिस्तान की अस्करी तारीख़ के हवाले से भी। एक तो ये है कि तीनों सर्विसेज के जो बिल्स हैं, उस एक्ट्स हैं, उसमें अमेंडमेंट्स हुई है और उसमें आर्मी चीफ, एयरफोर्स चीफ और तीनों सर्विसेज चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की गई है। 3 से 5 साल का इजाफा हो गया, अब 3 से 5। इसकी एक बुनियादी वजह थी नाहिद, बात यह है कि मुल्क में जो दहशतगर्दी की लहर चल रही है, इसके अलावा दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो ऑपरेशन चल रहे हैं, एक साल में हमने 32,000 के करीब मिलिट्री ऑपरेशंस किए हैं दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ और तकरीबन जो है 300 के करीब डेली ऑपरेशंस हो रहे हैं मुख्तलिफ इलाकों में पाकिस्तान के। ठीक है, इन ऑपरेशंस को जारी रखने के लिए ये 3 साल की जो मुद्दत थी, उसके बाद फिर नए आर्मी चीफ की तकर्री और उसके बाद फिर मौजूदा जो चीफ होता था उसको जो है एक्सटेंशन देने के मामला, ताकि ये ऑपरेशन जो है उसकी कंटिन्यूटी रहे, तसलसल बाकी रहे। ये मामलात जो हैं वो पॉलिटिकल लीडरशिप के सामने होते थे और माजी में भी हमने देखा कि माजी में जो सर्विसेज चीफ की एक्सटेंशन होती रही है, उसकी बुनियाद भी यही थे कि भाई जो मिलिट्री ऑपरेशन चल रहे हैं अस्करियत पसंदी के ख़िलाफ़ हों या दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, उनकी कंटिन्यूटी बरकरार रहनी चाहिए और उसमें तसलसल जो है उसको टूटना नहीं चाहिए। अब मेरा ख्याल है कि इसके लिए उसको एक रास्ता तजवीज़ किया गया है और उसको उस पर अमल किया गया। एक तो ये इसका पहलू है। दूसरा ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से जो एक्ट में तरमीम के जो ऑर्डिनेंस में तरमीम पास हुई है, उसमें 2-3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें ये हैं। एक तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की तादाद दुगनी हो जाएगी। जी बिल्कुल। उसकी वजह यह है कि 17 से अब ये 34 पे ला रहे हैं इस एक्ट के ज़रिए कि सुप्रीम कोर्ट में मोर देन 60,000 जो है मुकदमे ज़ेर इल्तवा हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। उसके लिए एक आइनी बेंच भी तश्कील दिया जाएगा और आइनी बेंच के बारे में कल फैसला हो जाएगा। कल जुडिशल कमीशन की पहली मीटिंग होगी जिसमें आइनी बेंच के हवाले से इंपॉर्टेंट फैसले होंगे। ठीक है, ताकि मुकदमे जो हैं, जो आइनी उमूर के मुकदमे हैं, उसको अलहदा किया जाए और वो एक मखसूस बेंच के पास जाएं, क्योंकि उनकी वजह से दीगर मुकदमे जो दीवानी या सिविल मुकदमे होते थे और या सर्विसेज के मुकदमे होते थे, उन पर बड़ी ताख़ीर हो रही थी। तो एक तो ये इसका पहलू है कि उसमें मुकदमों में ताख़ीर ख़त्म होगी और ये जो बैकलॉग है, तकरीबन 4 लाख मुकदमों का बैकलॉग है सिविल निचली अदालतों में भी, उस बैकलॉग को भी ख़त्म करने के लिए ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जजेस की तादाद भी बढ़ाई जा रही है। इसी तरह जो सूबों की हाई कोर्ट्स हैं, सूबों से कहा गया है कि वो मुनासिब समझें तो उसके बारे में ख़ुद फैसले करें और वहाँ पर एक्ट में तरमीम लेके आएँ। ठीक है, तो ये भी एक तसलसल है 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से कि 26वीं आईनी तरमीम में हमने ये वादा किया था कौम से कि इस बैकलॉग को ख़त्म करेंगे और आवाम को फौरी और सस्ता इंसाफ फराहम करेंगे। एक तो ये इसकी तरफ कदम है। दूसरा ये है कुछ सुप्रीम कोर्ट में कुछ असूल तय किए जा रहे हैं कि एक तो ये है कि फ़र्स्ट कम फर्स्ट सर्व, ताकि ये ना हो कि जो पहले मुकदमे आ रहे हैं उनको हम मज़ीद पेंडिंग रखें और नए मुकदमों को हम पहले ले लेते हैं, जिसकी वजह से पुराने बाज़ ऐसे मुकदमे हैं जिसमें दूसरी और तीसरी नस्ल जो है वो भी फैसले से महरूम पीछे रह जाते हैं। तो अब ये है कि ये असूल तय किया गया है। और दूसरा ये है कि चूँकि एक आइनी बेंच बन रहा है, उसके चीफ जस्टिस के हवाले से भी फैसले करने थे, उसमें भी फैसले होंगे अब। और तीसरा इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट में जितने भी मुकदमे आएंगे उनके बारे में एक मखसूस जो सीनियर जजेस पर मुश्तमिल बेंच होगा वो फैसले करेगा और अज खुद नोटिस के इख्तियारात जो है जो पहले भी ख़त्म किए गए थे वो दोबारा वो एक मखसूस बेंच के पास आएंगे और वो तमाम जो है मुकदमों के फैसले अज खुद नोटिस के वो मखसूस बेंच ही करेगा। तो ये एक अदालती इस्लाहात के हवाले से गवर्नमेंट जिस एजेंडे पर चल रही है, आज उसी सिलसिले में ये अहम इक़दामात कौमी असम्बली में उठाए गए हैं। इसमें यकीनन जो है एक देखें आज जो बिल पास हुए हैं उसमें सादा अक्सरियत की ज़रूरत थी, उसमें कोई 2/3 अक्सरियत की ज़रूरत नहीं थी। ये कानूनी बिल हैं और एक्ट और इसमें सादा अक्सरियत के ज़रिए मंजूर कर लिया गया। ठीक है, अच्छा साफ़ी साहब, ये बड़ी अहम चीज़ें हैं। ये आज के जो 6 बिल पास हुए हैं बड़े अहम हैं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो है उसके हवाले से भी मैं चाहूँगी बात करें। फिर सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस की तादाद बढ़ाने का बिल मंजूर हुआ है, इस बिल के तहत जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 34 की जाएगी। और इसके अलावा जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का है उसमें जजेस की तादाद 9 से बढ़ाकर 12 कर दी जाएगी। इसके अलावा फिर जो बड़ा एक अहम है वो मुद्दत मुलाज़मत जो है तीनों सर्विसेज चीज़ की वो
3 से 5 साल तक उनकी 3 से अब 5 साल तक की उसमें इजाफा कर दिया गया है। ज़रा ओवरऑल इसका इम्पैक्ट और ज़रूरत। देखिए, ज़रूरत तो महसूस की जा रही थी। अगर सबसे पहले अगर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की हम बात करें तो हाफिज़ साहब ने आपको बताया कि पेंडेंसी तो अदालतों में मौजूद है, अदालत में इंसाफ वक्त पर आवाम को नहीं मिलता और साइल जो है वो सालों तक अपने मुकदमात की सुनवाई होने का इंतज़ार करते रहते हैं। तो अब अगर अदालत में सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद 17 से 34 की जा रही है तो यकीनन इसका फ़ायदा सुप्रीम कोर्ट के इदारे को भी होगा, नए चीफ जस्टिस के काम में भी आसानी होगी। अगर उनको मज़ीद उनके ब्रदर जजेस आएंगे तो उससे उनके काम का जो लोड है वो भी उसमें भी कमी होगी। और इसी तरह हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, चूँकि वो फेडरल टेरिटरी को भी देख रहा होता है, वो उस पर भी काफ़ी लोड है। बाकी सूबों के सूबाई जो हाई कोर्ट्स हैं उनके मुकाबले में, तो वहाँ पे जजों की तादाद 9 से बढ़ाकर 12 कर दी गई है। कौमी असम्बली में ये 6 बिल जिस तरह आप फरमा रही थी और हाफिज़ साहब ने भी कहा कि ये बिल मंजूर हो चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब इजलास में ख़ुद तशरीफ़ फरमाते और अब गालिबन इसकी मंजूरी जो है सेनेट ऑफ पाकिस्तान से भी बासानी ले ली जाएगी, क्योंकि दोनों ईवानों में सादा अक्सरियत हुकूमत के पास है और ये अददी बरतरी हुकूमत को इस बात का हक़ और इस्तिहक़ाक़ देती है कि अपनी मर्ज़ी की क़वानीन पास करे, बिल पास करे। इससे पहले जब 26वीं आईनी तरमीम के वक्त उनको 2/3 अक्सरियत की ज़रूरत थी तो उसके हवाले से उनको काफ़ी पापड़ बेलने पड़े थे, लेकिन इस बिल की मंजूरी में हुकूमत को किसी परेशानी का कोई सामना नहीं करना पड़ा। इसके बाद जो 3 सर्विसेज जो आर्मी से रिलेटेड है, एयरफोर्स और पाक आर्मी और नेवल चीफ़ की जो मुद्दत मुलाजमत है, उनके हवाले से जो 3 बिल पास हुए उसकी अहमियत भी बहुत ही ज़्यादा है। यानी आर्मी एक्ट 1956 में, उसके बाद जो है 1952 है गालिबन, या 1956 अगर मैं गलत ना हो इसमें, तो उसमें तरमीम कर दी गई है और आर्मी चीफ़ की मुद्दत मुलाजमत 3 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दी गई है। इसी तरह एयरफोर्स के आर्डिनेंस एक्ट में भी तरामीम कर दी गई है और नेवल एक्ट में भी तरामीम हो चुकी है। तो ये चीज़ें इसलिए अहम है। मैं आखिरी बात इसमें ये ऐड करना चाहूँगा नाहिद के हमारे यहाँ जो जमहूरी और पार्लिमानी निज़ाम है, इसमें हर हुकूमत की मुद्दत मुलाजमत 5 साल मुतय्यन होती है। इसमें वो गिला शिकवा ख़त्म हो जाएगा अगर ये बिल पास सेनेट से भी पास होता है और सदर पाकिस्तान जब इस पर दस्तखत कर देंगे तो उम्मीद है कि ये लागू हो जाएगा, तो वो गिले शिकवे ख़त्म हो जाएंगे और जो हमारा एक जमहूरी और पार्लिमानी निज़ाम है उसकी मुद्दत भी 5 साल होगी आइंदा के लिए। और इसके साथ साथ जो तीनों सर्विसेज चीफ्स है उनकी मुद्दत मुलाजमत भी 5-5 साल मुतय्यन हो जाएगी। तो इसमें वो जो सिविल और मिलिट्री का जो कशमकश जारी रहती है कि एक्सटेंशन लेनी है, एक्सटेंशन देनी है, एक्सटेंशन नहीं लेनी है, एक्सटेंशन नहीं देनी है, वो झगड़ा भी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। 5 साल की हुकूमत होगी, 5 साल की जो है आर्मी की क़यादत होगी। तो इसमें दोनों इदारों को जो हमारे जो पिलर है हमारी रियासत के जो मुख्तलिफ़ इदारे हैं, सुप्रीम कोर्ट आपकी मजबूत हो जाएगी, उसमें जजों की तादाद ज़्यादा हो जाएगी। हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तो फेडरल गवर्नमेंट ने कर दिया है और हाफिज़ साहब ने आपको बताया कि 4 सूबाई हाई कोर्ट को भी कहा गया है कि अगर वो ज़रूरत सूबाई असम्बलियाँ ज़रूरत महसूस करती हैं तो वहाँ पे भी तादाद बढ़ाई जाए। और इसके साथ साथ जब सर्विसेज चीफ की, तीनों सर्विसेज चीफ की मुद्दत मुलाजमत 5 साल होगी और हुकूमत की भी 5 साल होगी, तो मेरे ख़्याल में सिविल मिलिट्री रिलेशन जो है उसमें एक मज़ीद मुफाहमत के रस्ते मज़ीद खुलेंगे और मुल्क की तरक्की में जो रुकावट कभी कभार ये सिविल मिलिट्री ताल्लुकात में जो कशीदगी कभी कभार ऊद कर आ जाती है उसका ख़ात्मा होगा। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो दहशतगर्दी का ख़ात्मा, अस्करियत पसंदी का ख़ात्मा, जिस तरह से इंतहा पसंदी से हम लड़ रहे हैं, तो बहुत ज़रूरी था कि इसके लिए कुछ बाकायदा तौर पर लेजिस्लेशन की जाए। और दूसरा जो हम अदल व इंसाफ की फ़राहमी, बर वक्त फ़राहमी की बात करते हैं, ये 2 चीज़ें बहुत अहम हैं। आज जो बिल्स पास हुए हैं, आप इनके पास होने की सूरत में देखते हैं इसका इम्पैक्ट आने वाले दिनों में कि आवाम को फ़ायदा होगा और ये 2 बड़े अहम मसाइल हैं, उसके हल में मदद मिलेगी? देखिए नाहिद, बुनियादी तो सहूलत पहुँचनी ही आवाम को चाहिए और यही किसी भी हुकूमत
की कामयाबी का बुनियादी नुक्ता और फ़लसफ़ा होना चाहिए जी। तो अगर इस जानिब आपकी पेशरफ्त हो रही है तो ये बड़े इत्मीनान की बात है। तो इसका यानी हम अदालती जो अभी कानून मंजूर हुआ है उस पर बात कर रहे हैं जी। और जहाँ तक सर्विसेज चीफ की बात है तो ज़रा इसका ज़रा बैकग्राउंड तो देखिए। हम गुज़श्ता 3 दिहाइयों से एक जंग में, हालत जंग में हैं, ऐसा ही दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग लड़ रहे हैं। और आप ये जानती हैं एक बड़ा मशहूर मुहावरा है और बल्कि ये जंगों की फ़िलासफ़ी है कि जंग के दौरान घोड़े तब्दील नहीं किए जाते, जंग के दौरान कमांडर तब्दील नहीं किए जाते, कंटिन्यूटी होनी चाहिए ताकि कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी भी हो और ये भी मालूम हो कि दुश्मन कौन है और उनके साथ लड़ाई कौन कर रहा है। अगर आप बहुत तेज़ी से कमांडर्स तब्दील करते चले जाएं या सेटअप बदलते चले जाएं तो उससे आपकी जो लड़ाई की शिद्दत है, जो उसकी कंटिन्यूटी है, वो मुतासर होती है। तो ये तो एक तवील अरसे से महसूस किया जा रहा था कि पाकिस्तान जो हालत जंग में है, दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग है, उस जंग में मज़ीद कामयाबी के लिए हमने बहुत कामयाबियाँ हासिल की हैं और उन कामयाबियों को अपनी आखिरी इंतहा पर पहुँचाने के लिए ज़रूरी है कि पॉलिसीज़ की कंटिन्यूटी और जंग की स्पेस में कमी ना आए। तो ये जो फैसला हुआ है सर्विसेज चीफ के मुद्दत मुलाजमत सर्विस में इजाफे का, तो दरअसल ये उस स्पेस को बरकरार रखने की एक हिकमत है। तो इसकी बहरहाल तायीदी की जा सकती है और दरअसल जो चीज़ दिफा के साथ हो उसमें कोई आप यानी दूसरी राय होती नहीं। मैं भी आप बताऊं, इफ्तिखार गिलानी साहब जो अली गिलानी साहब के दामाद हैं, वो इन दिनों पाकिस्तान में हैं। एक ज़माने तक उन्होंने दिल्ली में जर्नलिज्म किया है। वो ये बताती हैं कि अनरिटन लॉ है वहाँ दिल्ली में कि कोई चीज़ जिसका ताल्लुक डिफेंस के साथ हो उस पर पूरा मीडिया उसके साथ खड़ा होगा, गवर्नमेंट के साथ। तो ये एक ऐसा मामला है जिसका ताल्लुक कौम की सलामती के साथ है। तो इसको बाजीचा अतफाल और बहस का मौजूद नहीं बनाना चाहिए। ठीक है जी, योर टेक ऑन इट शनीला। देखिए नाहिद, एक तो बात ये कि मुल्क के अंदर जो माशी इस्तेहकाम आ रहा है ना, उसके लिए सियासी इस्तेहकाम की भी ज़रूरत है। तो कौमी असम्बली जो बिल पेश कर रही है ना, वो इसी सिलसिले में है कि मुल्क के अंदर एक इस्तेहकाम आना चाहिए। ये जो हर वक्त हम एक कशमकश देख रहे होते हैं, खींचातानी हो रही है, इस चीज़ को ख़त्म होना चाहिए। देखिए माजी में होता ये था कि पहले भी जब दहशत गर्दी की जंग हम फेस कर रहे होते तो उस दरम्यान में अगर किसी आर्मी चीफ को एक्सटेंशन दी जाती तो एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाती थी और यहाँ हुकूमतों के साथ ताल्लुकात ख़राब होने शुरू हो जाते थे। तो ये बेहतर है कि अगर एक हुकूमत आ रही है तो वो अपना आके आर्मी चीफ की तैनाती करेगी, वो उस हुकूमत के साथ रहेगा, एक कंटिन्यूटी पॉलिसी की होगी। दोनों सेम पेज पे होंगे तो हमें दहशतगर्दी वाली जो पॉलिसी है उसमें भी एक हम आहंगी नजर आएगी। हमें फॉरेन पॉलिसी, हमारी पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है ये बहुत ज़्यादा इन्हिसार इसका दिफा के ऊपर भी होता है, क्योंकि हमारे ज़ाहिर एक हमसाया ममालिक के साथ ऐसे ताल्लुकात हैं और दूसरी तरफ एक हमसाया ममालिक है जहाँ से दहशतगर्दी हमारे मुल्क के अंदर आ रही होती है। तो बहुत ज़्यादा दिफा और जो मईशत है और फॉरेन पॉलिसी है ये आपस में इंटरलिंक्ड है। तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि जो सर्विस चीफ, जो आर्मी चीफ हैं, वो और वज़ीर आज़म के दरमियान हम आंगी और वो एक पेज पे हो। तो बहुत अच्छा है कि 5 साल मुकर्रर कर दी गई है ताकि वो एक पॉलिसी लेके चलें और मुल्क के अंदर एक इस्तेहकाम रहे। फिर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो था वो उसका ऑर्डिनेंस आया हुआ था, लेकिन अब उसको भी पास कर देगा। लेकिन उसमें एक और थोड़ा सा तब्दीली ये कर दी गई है कि अब चीफ जस्टिस, सीनियर जज और उसके साथ आईनी बेंच के जो सरबराह होंगे वो शामिल होंगे बेंचेस बनाने में। और ये बहुत अच्छी बात है। देखें ये भी एक जमहूरियत आ गई ना कि एक जमहूरियत के साथ बिल के मुशावरत के साथ बेंचेस बनेंगे, किसी को इतराज भी नहीं होगा क्योंकि हमारे इसके ऊपर भी सियासत खेली जाती है। बिल्कुल, हाँ। तो ये चीज़ भी जो है वो अब इसको भी सेटल डाउन कर दिया गया है। तो पार्लियामेंट का काम है कानून साजी करना। पार्लियामेंट के इस हक को हम सब तस्लीम करते हैं क्योंकि वहाँ पे वो नुमाइंदे वो बैठे जिसको अवाम ने भेजा है कि आप जाके कानून साजी करें कि मुल्क को कैसे चलाना है। अभी यही बिल अब सेनेट में जा रहे हैं, वहाँ से पास होंगे, सदर ममलिकत इनको साइन करेंगे तो ये कानून बन जाएंगे और ये पार्लियामेंट की विजडम है और हम सबको इसका साथ देना चाहिए। ठीक है, ये बड़ा अहम खबर थी जिसके हवाले से हमने गुफ्तगू की। जो ये 6 बिल्स आज पास हुए हैं और ये वक्त की ज़रूरत भी है और आवाम को इसका फ़ायदा भी है। इसके हवाले से मज़ीद भी हमारे प्रोग्राम्स में डिस्कशन जारी रहेगी। अभी मैं ये चाहती हूँ कि कुछ हम दहशतगर्दी के हवाले से बात कर लें कि जिस तरह से पाकिस्तान इसका शिकार रहा है। आज जो बिल पास हुए हैं हमें इसी कॉन्टेक्स्ट में, उसी की कॉन्टीन्यूटीज़ में नज़र आई है कि इस वक्त जिन मसाइल का हम शिकार हैं उनको
रोकने के लिए पॉलिसीज़ का तसलसल बहुत ज़रूरी है। इसी के हवाले से ISPR की एक स्टेटमेंट भी आपसे शेयर करूँगी। ओवरऑल बलूचिस्तान के जो हालात हैं उस पर भी बात होगी। ISPR की एक स्टेटमेंट के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस ने कार्रवाइयाँ की हैं और 6 दहशतगर्द फितनतुल खवारिज को उसमें हलाक किया गया है और ये 3 और 4 नवंबर का वाक़या है। कल इसमें ये कार्रवाइयाँ हुई हैं। इसके अलावा एक और कार्रवाई जो की गई है वो जनूबी वज़ीरिस्तान में पाक अफ़गान बॉर्डर के करीब की गई है और ख़ारजी दहशतगर्दों का ग्रोह जो दरअंदाजी की कोशिश कर रहा था उनके खिलाफ ये कार्रवाई हुई है। उसके अलावा बलूचिस्तान के जो हालात हैं वो हम सब के सामने हैं, उसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि जब मौशी तौर पर हम मजबूत होने की कोशिश करते हैं, जब चीज़ें एक सही ट्रैक पे चल रही होती हैं तो फिर बहुत सारे दुश्मन ऐसे होते हैं कि जिनकी आंख में ये सब चीज़ें खटक रही होती हैं, चाहे वो बैरूनी अवामिल हो या दीगर इसमें अवामिल आ जाते हैं। तो फिर हम इस किस्म की चीज़ें देखते हैं। पिछले काफ़ी अरसे से बलूचिस्तान के हालात को ख़ुद ख़राब करने की कोशिश की जाती रही है और गवादर पोर्ट पे जिस तरह से तेज़ी से काम हो रहा है तो ये सारी चीज़ें भी इस वक्त हमें स्टेक पे नज़र आ रही थी। इसके लिए फ़ौरी तौर पर सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं जिस तरह से कुर्बानियाँ दे रहे हैं, जो ऑपरेशंस कर रहे हैं वो अपनी जगह पर बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो है जो फ़ैसला किया गया है बलूचिस्तान में क़याम अमन के लिए पाक फ़ौज और FC की तैनाती जो है उसकी मंजूरी दे दी गई है। इससे अब हालात किस हद तक बेहतर हो पाएंगे इस पर मुख्तसरन मैं चाहूँगी थोड़ा सा वक्त हमारे पास है, इस पर बात कर लें। जी हाफिज़ साहब। देखिए, ये तो कुछ ढकी छुपी बात नहीं है कि पाकिस्तान के 2 सूबे खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान एक अरसे से जो है अस्करियत पसंदी और दहशतगर्दी का शिकार हैं और दोनों सूबों में गैर मामूली हालात जो हैं उनका सामना है और यही वजह है कि यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं बहुत तनदही के साथ अंगेज हैं और वहाँ पर लेकिन हम ये देख रहे हैं कि एक सूबे की हुकूमत जो है ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो है वो दहशत गर्दी को ख़त्म करने के बजाय वहाँ कुछ सियासी मसाइल में उलझी हुई है जिसकी वजह से उसकी यकसुई जो है मुतासिर हो रही है। अब लेकिन जबकि बलूचिस्तान में हालिया वाक़यात जो हैं जिसमें दूसरे सूबों से गए हुए मेहनत कशों को टारगेट किया गया, सिक्योरिटी फोर्सेस को टारगेट किया जा रहा था, वहाँ लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल इस अमर का तकाजा कर रही थी कि वहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं उनको ज़्यादा इंगेज किया जाए और फ्रंटियर कोर को भी इंगेज किया जाए। मेरा ख्याल है कि इस फैसले के नतीजे में जो सूबाई हुकूमत की दरख्वास्त पर किया गया है बलूचिस्तान में फ़ौज की तैनाती और फ्रंटियर कोर की तैनाती, उसके नतीजे में जो आबादी है उसको सुकून मिलेगा और वहाँ पे अमन अमान कायम करने के सिलसिले में खासी जो है अहम पेशरफ्त होगी। ठीक है साफ़ी साहब, मैं चाहूँगी कि इसी पर आप हमें बताइएगा कि किस हद तक मामला जो हैं वो हमारे सिक्योरिटी के बेहतर हो सकते हैं और इन फैसलों की कितनी ज़रूरत है इस वक्त। आइडियल बात तो ये होती नाहिद कि सिविल जो सिक्योरिटी फोर्सेस है वो सिक्योरिटी संभालते हैं, लेकिन बलूचिस्तान की अगर की हद तक हम बात करें तो वहाँ पे दहशतगर्द एक मुनज़्ज़म अंदाज से हमलावर है रियासत पे और रियासती इदारों पे और इसके अलावा मासूम पाकिस्तानियों के ख़िलाफ़ भी। और हम ये भी जानते हैं कि बलूचिस्तान की सरज़मीन जो है वो आलमी प्रॉक्सी का भी निशाने पे है, तो इस वजह से वहाँ पे गैर मामूली इक़दाम उठाने पड़े और वफाक ने सूबाई हुकूमत की दरख्वास्त पे वहाँ पे रेगुलर आर्मी और FC को इजाफ़ी सिक्योरिटी की ज़िम्मेदारियाँ दी है। तवक्को तो ये है कि वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर ये जो मिलिट्री सिक्योरिटी फोर्सेस है वहाँ पे जो दहशतगर्दी की एक मुनज़्ज़म लहर है, जो CPEC का दुश्मन है, जो पाकिस्तान का दुश्मन है, जो पूरे पाकिस्तान का दुश्मन है, उनका कला कमा करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है डॉक्टर साहब, मुख्तसरन टाइम कम है लेकिन सवाल थोड़ा सा बड़ा है कि वजूहात और अवामिल पे अगर हम बात कर लें। अच्छा देखिए, बात यह है कि इस वक्त जो हम ख्वाब अभी शनीला ने जिक्र भी किया कनेक्टिविटी का, जी कनेक्टिविटी और इस खित्ते का इक्तिसादी इस्तेहकाम और वैसे भी इस्तेहकाम, ये सारा जुड़ा हुआ है अफ़गानिस्तान के साथ। जैसे जैसे वहाँ तरक्याती अमल आगे बढ़ता है, इस्तेहकाम सियासी इस्तेहकाम का अमल आगे बढ़ता है, आप वैसे वैसे उस पर हमले देखते हैं क्योंकि कुछ खित्ते की ऐसी ताकतें हैं जिन्हें उस इस्तेहकाम से इख्तिलाफ है या उससे इख्तिलाफ मुनासिब लफ्ज़ नहीं तकलीफ़ है, तो वो उस चीज़ को मुतासिर करने के लिए आ जाते हैं। तो ये खालिसतन पाकिस्तान और इस खित्ते के दिफा का मामला है। तो पाकिस्तान और खित्ते के दिफा के लिए अगर मुसल्लह अफवाज
और अगर FC और या अगर पैरामिलिट्री फोर्सेस इस्तेमाल नहीं होंगे तो फिर कौन होंगे? फैसले तो हम आप करेंगे, यानी पाकिस्तान के अवाम और उनके नुमाइंदा इदारे करेंगे, लेकिन उन पर अमली जामा किसने पहनाना है? पाकिस्तान की फोर्सेस ने पहनाना है। और ये सीधा सीधा डिफेंस का मामला है, तो इसके लिए अगर दिफाई इदारों ने इस्तेमाल होना है, और ये बिल्कुल मैं समझता हूँ कि पहले फैसला हो जाता, बहरहाल अब भी फैसला हुआ है, हम उसका खैर मकदम करते हैं और ये मुतालबा करते हैं कि ये बहुत तेज़ी से अमन बहाल करके मामलात को नॉर्मलाइज कर दिया जाए। ठीक है शनीला, मुख्तसरन बात सिर्फ इतनी है कि बलूचिस्तान के अंदर चूँकि ऐसे वसाइल हैं कि अगर उनको इस्तेमाल किया जाए तो पाकिस्तान माशी तौर पे और भी मजबूत हो सकता है, तो इसीलिए बलूचिस्तान में हमेशा बैरूनी कुव्वतें जो होती हैं वो नंबरदार में रहती हैं कि हम यहाँ पे अमन व अमान ना होने दें और दहशत गर्दी करते रहते हैं। तो बहुत ज़रूरी था कि वहाँ पर अमन कायम करने के लिए फोर्सेज जो हैं वो सामने आए, क्योंकि उनका काम ही यही है दहशत गर्दों से लड़ना और अमन कायम करना। तो ये अच्छा फैसला है और अल्लाह करे कि इसकी सूरत में बेहतरी आए और बलूचिस्तान के हालात नॉर्मल हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे जो चारों पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद थे, उनकी राय हमने प्रोग्राम में शामिल की। बड़े अहम मौज़ूआत थे जिन पर हम बात कर रहे थे, और ख़ास तौर पर जब ये दहशत गर्दी की बात करते हैं, हम इंतहा पसंदी की बात करते हैं, तो इसको रोकने के लिए ज़ाहिर है कि किसी भी हद तक हमें जाना भी चाहिए, ये हमारा हक़ भी है। इसके लिए कानून साजी की भी ज़रूरत है। सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो जिस तरह से कुर्बानियाँ दे रही हैं, जिस तरह से हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, इससे हम उम्मीद भी ये रखते हैं कि यकीनन आने वाले दिनों में इसका कला कमा हम कर पाएंगे। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।